हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के संबंध में और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। और संविधान सभा के संबंध में किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर भी अपन ने शॉर्ट में ही सही, ब्रीफली ही सही, लेकिन अपन ने डिस्कस किया और बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर अपन ने चर्चा की। चलिए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और कल भी कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि सर आपने हमारे कमेंट का जवाब नहीं दिया। दोस्तों इनिशियल स्टेज में जो 2-3 मिनट का टाइम रहेगा उसमें मैं आप लोगों के चैट का जवाब दूंगा और लास्ट में फिर अपन 4 से 5 मिनट का सेशन रखेंगे और उस 4 से 5 मिनट के सेशन में आप लोगों के क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा मैं, और जो भी कमेंट्स आप लोगों के रखता उसको अपन लाइव इंटरेक्ट करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा को आगे। कल दोस्तों अपन ने यहां तक चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया था, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कुल सदस्य संख्या संविधान सभा की 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से नॉमिनेट किए गए थे और कैबिनेट मिशन के द्वारा इन्हें 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। दोस्तों वो 3 वर्ग, कई वर्ग के अंतर्गत आप लोगों के ये राज्य थे जिससे 187 सदस्यों को लिया गया, जिसमें से 167 सदस्य सामान्य से थे, 20 सदस्य मुस्लिम समुदाय से थे। खै वर्ग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपका पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध, जहां से कुल 35 सदस्य। गै वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आपका बंगाल, असम से कुल 70 सदस्य, जिसमें से 34 सदस्य सामान्य और 36 मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन संविधान सभा के लिए किया गया। दोस्तों आगे की कहानी को लेकर चर्चा करते हैं अपन। 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र आपकी दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटका और बलूचिस्तान। यहां से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य चुनकर के गए वो कौन थे, तो मुकुट बिहारी लाल यहां से सदस्य चुनकर के गए संविधान सभा में। अब दोस्तों आगे की कहानी इस प्रकार है कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं संविधान सभा के, और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट रहता है वो इस प्रकार रहता है दोस्तों। 389 सदस्यीय संविधान सभा, ऐसे 389 में से 296 सीटों पर चुनाव होते हैं दोस्तों। 296 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर कुल सदस्य संख्या तो 389 थी, फिर 296 सीटों पर ही चुनाव क्यों? दोस्तों ये हम जो बात कर रहे हैं ये आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से पहले की। अपना डिस्कशन चल रहा है अभी जुलाई अगस्त 1946 में, और जब देश आजाद नहीं हुआ था तब तक जो देशी रियासतें थी उन्होंने अपना भविष्य ही निर्धारित नहीं किया था। उन्हें देशी रियासतों इस बात का आइडिया ही नहीं था कि वो भारत के साथ जाकर मिलेंगी, कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगी, या फिर उनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। 296 सीटों पर दोस्तों चुनाव हुए और 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जीती गई। 208 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित होकर आए और 73 सदस्य 73 मेंबर से मुस्लिम लीग से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों कि मुस्लिम लीग के लिए 78 स्थान आरक्षित किए गए थे। 78 स्थान आरक्षित किए गए थे, जिनमें से केवल 73 स्थान, केवल 73 सीटें जीत पाई मुस्लिम लीग, और 15 जो सदस्य हैं वो अन्य दलों से चुनकर आए दोस्तों, अदर पार्टीज से। जैसे ही मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान मिलते हैं, फटाफट मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है संविधान सभा का। और जैसे ही बहिष्कार किया गया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं। और विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं दोस्तों कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा को दुल्हन की संज्ञा दी गई विंस्टन चर्चिल के द्वारा दोस्तों। 78 स्थान आरक्षित थे मुस्लिम लीग के लिए, और जिनमें से केवल 73 सीट ही जीत पाई मुस्लिम लीग।
अब यहां से दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जैसे ही संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? 324। जो क्वेश्चन अपन ने लाइव सेशन में डिस्कस किए थे वहां पे भी अपन पढ़ते हैं कि जो सदस्य संख्या है वो 324 रह गई केवल। एक महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, और कल भी मैंने चर्चा की थी इस संबंध में कि जो संविधान सभा का पूरा टॉपिक है वो फैक्ट से भरा हुआ है दोस्तों। फैक्ट्स ही फैक्ट हैं इस टॉपिक में। कई बार स्टूडेंट अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में भी इस टॉपिक को लेकर कंप्लेन रहती थी कि सर इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी डेट्स, इतने सारे नाम कैसे याद रख पाएंगे हम लोग। दोस्तों इस टॉपिक में फैक्ट ही फैक्ट हैं और वो आप लोगों को रटने पड़ेंगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के सामने। घबराने की जरूरत नहीं। आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कंसेप्चुअल अप्रोच वाले हैं, समझने वाले टॉपिक्स हैं। ये जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का वो दोस्तों फैक्ट से भरा हुआ है और इतने सारे फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि शायद ही कोई क्वेश्चन आप लोगों का किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा दोस्तों संविधान सभा का। महात्मा गांधी ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। जेपी नारायण और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया गया दोस्तों, रिजाइन कर दिया गया था उन दोनों के द्वारा। अगले फैक्ट्स की तरफ अगर अपन बढ़े दोस्तों तो संविधान सभा के द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल दोस्तों ऐसे देशों का एक ग्रुप है, ऐसे देशों का एक समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहने वाले देशों का जो समूह है वो हम राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। जब अपन आगे जाकर के देश के राष्ट्रपति के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की जाती है और उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है, हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों इन राष्ट्रमंडल देशों में भारत का जो एम्बेसडर है, जो राजदूत है, उसको उच्चायुक्त कहा जाता है, उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो मई 1949 में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। एक और फैक्ट, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया। राष्ट्रगान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जन गण मन अधिनायक, जिसके संदर्भ में उन चंद लाइनों को बोलने से ही ऑटोमेटिक एक प्राउड फील होता है दोस्तों। उसी राष्ट्रगान के संदर्भ में बात कर रहा हूं जिसे 22 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस राष्ट्रीय गान की रचना की गई दोस्तों। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस राष्ट्रीय गीत को लिखा गया। 1896 में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया दोस्तों। एक और फैक्ट, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया दोस्तों। एक और फैक्ट, भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। दोस्तों यहां पर एक फैक्ट जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन वो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा उसके बेसिस पे आप लोगों को जवाब देना है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक ये जो समय है वो है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। 12 अधिवेशनों के सहित अस्तित्व में आया, जिसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए दोस्तों संविधान के निर्माण में। आप लोगों को लगता है केवल 64 लाख रुपए? अरे ये चीज देखिए दोस्तों, आप लोग
ये चीज देखिए कि 64 लाख रुपए, उस वक्त के 64 लाख रुपए, आज के 64 lakhs नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ी मुद्रा हुआ करती थी, बहुत बड़ा पैसा हुआ करता था 64 लाख। अगला जो फैक्ट है दोस्तों कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। टोटल 15 लेडी मेंबर्स, कुल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। एक एक महिला सदस्य के नाम की अगर अपन चर्चा करें दोस्तों, तो अम्मू स्वामीनाथन, दूसरा दाक्षायानी वेलायुधन, तीसरा जी दुर्गाबाई, चौथा हंसा मेहता, पांचवा मालती चौधरी, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, लीला रे, रेणुका रे और एनी मस्किरिनी। दोस्तों आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सभी की सभी 15 महिला सदस्यों के नाम आप लोग अगर ध्यान में रहते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का गलत होगा। इन सारे के सारे नाम्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिसेंटली जो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ दोस्तों, यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया और वो क्वेश्चन था कि एनी मस्किरिनी देशी रियासतों से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी दोस्तों। अब हो सकता है इस एग्जाम में एनी मस्किरिनी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देशी रियासतों से निर्वाचित एकमात्र महिला सदस्य। हो सकता है अगले किसी एग्जाम में इनका क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो त्रावणकोर और कोची संघ से चुनी गई थी संविधान सभा में। ये समझ पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक और क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि भारतीय संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला सदस्य थी वो थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। ओके दोस्तों, अब एक एक डेट्स के साथ अब डेट्स का सिलसिला स्टार्ट होता है यहां से। 9 दिसंबर 1946, 9th of दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। चूंकि इस संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है उस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। अब आप लोग कहोगे कि इनको किस बेसिस पे अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों जब फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया तो उस फ्रांस के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया और उस संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो उस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा की गई। और इसी परंपरा को अपनाते हुए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है उस पहली बैठक की अध्यक्षता भी इस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई दोस्तों। एक और फैक्ट यहां पर, एक और फैक्ट, 211 सदस्यों ने इस पहली बैठक में भाग लिया दोस्तों। 211 सदस्यों ने इस पहली बैठक में भाग लिया। 211 मेंबर्स, 211 सदस्यों ने। एक और फैक्ट कि अध्यक्षता तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की, लेकिन इस पहली बैठक का उपसभापति किसे बनाया गया दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी इस संविधान सभा की पहली बैठक में उपसभापति बनाया जाता है दोस्तों। और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस संविधान सभा के संदर्भ में है दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं अपन। दूसरी बैठक होती है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उनका निर्वाचन होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसमें उनको परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जो आगे जाकर फिर 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम सामने रखा जाता और फाइनली 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष तो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं 25 जनवरी 1947 को। वीटी कृष्णमाचारी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, वीटी कृष्णमाचारी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो एक और उपाध्यक्ष, दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक आपके एच.सी. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए फिर 16 जुलाई 1947 को वीटी कृष्णमाचारी को। क्लियर? नेक्स्ट फैक्ट, बी.एन. राव। बी.एन. राव का नाम जैसे ही आप लोगों के सम्मुख आता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की छवि आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रही होंगी, क्योंकि बी.एन. राव, जिनको जितने नामों से पुकारा जाए उतना कम दोस्तों। बी.एन. राव एक आईसीएस अधिकारी भी थे, बी.एन. राव उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे, बी.एन. राव एक शिक्षाविद भी थे, बी.एन. राव इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके दोस्तों। तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर उनको अपॉइंट किया गया। बी.एन. राव के संदर्भ में अपन बात करें दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे उनका फोटो देख पा रहे हैं, बी.एन. राव। इन बी.एन. राव के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया, पहला प्रारूप तैयार किया गया दोस्तों, फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया गया भारतीय संविधान का। अब यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहला प्रारूप तो बेनेगल नरसिम्हन राव, बी.एन. राव के द्वारा पेश किया गया, लेकिन भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा पेश किया गया? अंतिम प्रारूप किसके द्वारा पेश किया गया? पहला प्रारूप बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव के द्वारा, अंतिम प्रारूप दोस्तों प्रारूप समिति के द्वारा पेश किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा पेश किया गया। आगे चर्चा करेंगे अपन। 29 अगस्त 1947 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, उस समिति के द्वारा भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि बी.एन. राव ने यह कार्य किसी वेतन लिए बगैर किया, कोई सैलरी नहीं ली, निःशुल्क रूप से, बिना एक सिंगल पैसा लिए हुए संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई बी.एन. राव के द्वारा, बेनेगल नरसिम्हन राव के द्वारा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अपन। बी.एन. राव के द्वारा बर्मा के संविधान के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो दोस्तों भारत के साथ साथ बर्मा के संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री 1943-44 में, हैदराबाद मामले में सुरक्षा परिषद में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया सुरक्षा परिषद में हैदराबाद मामले में। और दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बेनेगल नरसिम्हन राव न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ऐसी महान विभूति बेनेगल नरसिम्हन राव, जिनका भारतीय संविधान के निर्माण में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। अगला जो फैक्ट दोस्तों यहां से बनता है वो है 13 दिसंबर 1946 को आरएसपी 2010 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब पेश तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया दोस्तों, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसे फाइनली 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये इतना बड़ा गैप क्यों, बीच में इतना गैप क्यों दोस्तों? यहां इस पॉइंट के संदर्भ में पढ़ने को मिलता है कि
अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उस वक्त के तमाम जो अन्य दल थे उनको अभी भी भरोसा था दोस्तों, भरोसा इस बात का था कि शायद मुस्लिम लीग वापस संविधान सभा के समर्थन में आ जाए, वापस मुस्लिम लीग संविधान सभा को ज्वाइन कर ले और फिर एक अच्छे संविधान का निर्माण किया जाए। लेकिन फाइनली जब 20 जनवरी 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई कि ना हमें संविधान सभा से कोई मतलब है, ना ही संविधान के निर्माण से हमारा कोई संबंध रहने वाला है, दोस्तों इसके ठीक 2 दिन बाद अगली बैठक में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जब प्रीएम्बल का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, प्रस्तावना का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहां पर यह फैक्ट वापस से पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों से, और वह क्वेश्चन वहां से क्या बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या रहा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार रहा उद्देश्य प्रस्ताव। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं, हो सकता है आपके जो आरएस प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर की बात करूं, जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स हैं उसमें तो खैर इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन आरएस मेंस में उद्देश्य प्रस्ताव की कोई 2 कोई 5 विशेषताएं पूछी जा सकती है दोस्तों आप लोगों से। तो क्या थी प्रमुख विशेषताएं इस उद्देश्य प्रस्ताव की? पहला, संप्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो संप्रभु हो, जो सॉवरेन हो, एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, इस प्रकार के राज्य की कल्पना इस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत पेश की गई। एकीकृत राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है जिसके अलग अलग शासक, नहीं, एकीकृत इंटीग्रेटेड नेशन की संकल्पना यहां पर पेश की गई। अगला, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, जो शासन व्यवस्था यहां पर होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा दोस्तों। लोकतंत्र से क्या मतलब है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, वही डेमोक्रेसी है दोस्तों, वही लोकतंत्र है। अगला, गणराज्य की स्थापना। दोस्तों गणराज्य से क्या मतलब है, रिपब्लिक से क्या मतलब है? अभी रिसेंटली 26 जनवरी को हमने गणतंत्रता दिवस मनाया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। क्यों मनाते हैं दोस्तों हम 26 जनवरी को ये गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम? अपने कमेंट्स के जरिए आप लोग जवाब दीजिए। 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं हम? यह जवाब नहीं देना है आप लोगों को, यह जवाब नहीं देना है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो देश का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को भी आंशिक रूप से लागू हुआ था, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने थे। और गणराज्य का क्या मतलब है दोस्तों? गणराज्य का मतलब है कि किसी राज्य का जो मुखिया है, किसी राज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत ना होकर बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, तो वह गणराज्य कहलाएगा। वो वहां की जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। तो इस वजह से 26 जनवरी का जो दिन है दोस्तों, वो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, वो रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगली क्या विशेषता थी उद्देश्य प्रस्ताव की? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना दोस्तों। अब सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, सोशल जस्टिस से क्या मतलब, जो प्रस्तावना का टॉपिक अपन पढ़ेंगे वहां पे भी डिस्कस करेंगे इसको। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? समाज में जाति, धर्म, लिंग, वंश, इस आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा दोस्तों। आर्थिक न्याय की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक जस्टिस की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक जस्टिस से क्या मतलब है
कि समाज में हर व्यक्ति को अपना आर्थिक रूप से विकास करने का अधिकार होगा, रोजगार की उपलब्धता होगी। राजनीतिक न्याय के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, कल भी मैंने बात की थी, वापस से रिपीट करते हैं। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस से क्या मतलब है दोस्तों? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि आप मतदान में भाग ले सकते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। और अगर किसी दिन गलतफहमी पैदा हो गई कि नहीं यार वोट देते हुए बहुत दिन हो गए, अब तो मैं खुद ही कोई सरपंच बन जाता हूं, एमएलए बन जाता हूं, एमपी बन जाता हूं, तो आप उम्मीदवार भी बन सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, यहां पर राजनीतिक न्याय की बात कर रहा हूं मैं। अगर जो योग्यताएं निर्धारित की गई वो योग्यताएं आप फुलफिल करते हैं तो आप उम्मीदवार बन सकते हैं। अभी रिसेंटली सरपंच के चुनाव हुए तो आप में से भी कई सारे जो उम्मीदवार, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे लोग हैं, उनके दिमाग में गलतफहमी आई होगी कि यार सरपंच के चुनाव में दूसरों को वोट देते हुए बहुत टाइम हो गया, अब तो मैं खुद ही सरपंच बन जाता हूं। इस राजनीतिक न्याय के अंतर्गत दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं सरकार की। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार के जो प्रावधान है दोस्तों, वो केवल एक लोकतांत्रिक देश में ही मिल सकते हैं। आपको अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। और उस देश में अगर आपकी कोई रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम रहती है, आपकी सरकार से कोई शिकायत रहती है, तो आप सरकार का विरोध कर सकते हो, आप अनशन कर सकते हो। और दोस्तों उस अनशन के बाद में भी सरकार के द्वारा बड़ा पॉजिटिव रुख आपके विरुद्ध अपनाया जाता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं मैं लगातार, कई बार वो लोग अनशन पे बैठ जाते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसकी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही। अगर वैकेंसी निकाल दी जाती है तो क्या हमारी एग्जाम डेट नहीं आ रही है, उसके लिए लोग बैठ जाते हैं। एग्जाम डेट आ जाती है, एग्जाम कि चलो 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में एग्जाम है, तो उसमें कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं अभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, एग्जाम डेट आगे बढ़ाओ। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग टंकियों पे चढ़े थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार का जो विरोध है वो केवल एक लोकतांत्रिक देश में कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसी प्रकार का प्रोटेस्ट करना है तो चाइना और उत्तरी कोरिया में जाके कीजिए, लटका दिया जाएगा शाम तक फटाफट, पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए। या इस नाम का कोई व्यक्ति, इस नाम का कोई पुरुष या महिला, कोई बच्चा इस दुनिया में था भी क्या, पता नहीं चलेगा दोस्तों। राजनीतिक न्याय। अगला, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना, फंडामेंटल राइट्स। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ उसको कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। बोलने का अधिकार है, चलने का, फिरने का, परिवार रखने का। लेकिन इस देश के संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा नागरिकों को दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिन मौलिक अधिकारों के चलते आप अपना विकास कर सकते हैं, आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, आप अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का एक अलग टॉपिक लेंगे अपन, जिसमें सारे मौलिक अधिकारों को बिल्कुल डिटेल में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। समानता के अधिकार की वहां पर बात करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की अपन बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अपन बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को क्यों हटा दिया गया, तमाम तरह की बातें वहां पर डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन। अगला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार रख सकते हैं, लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, हालांकि शर्त है कि वो विचार हैं वो मर्यादित होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना से दोस्तों क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना से मतलब है कि हिंदुस्तान में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का धर्म कोई नहीं होगा। इससे क्या मतलब है कि राज्य के द्वारा कभी भी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर इस धर्म को अपनाना है दोस्तों। वो आपकी मर्जी है, वो आपका अधिकार है कि आप जब चाहे तब जिस पर्टिकुलर धर्म को अपना सकते हैं, उसमें आस्था व विश्वास रख सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो दोस्तों आप लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। ये मुख्य विशेषताएं रही उद्देश्य प्रस्ताव की। आगे अपन चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया और वे महत्वपूर्ण समितियों का डिस्कशन अपन यहां पर करेंगे, जिन समितियों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों।
लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन समितियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी चीजों को लेकर अपन डिस्कस करते हैं। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा संघीय संविधान समिति, इस समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति जिसके बारे में अभी अपन आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई दोस्तों। आपके मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी दोस्तों, एक परामर्शदाता समिति बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। अगला है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। दोस्तों बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे लोग यहां पर इस क्वेश्चन के संदर्भ में गलत जवाब देते हैं, वो जेपी कृपलानी इसका उत्तर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इस तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। आगे के फैक्ट्स के बारे में अगर अपन चर्चा करें, संविधान सभा का जो चौथा अधिवेशन था 14 जुलाई 1947 को प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 को प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन के अंतर्गत संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947, दोस्तों डेट ध्यान में रखिए आप लोग, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्र ध्वज अंगीकृत किया गया। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया दोस्तों। एक महत्वपूर्ण नोट, अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में मैं नोट खूब लगाता हूं दोस्तों, यहां पर ऑनलाइन क्लासेज में भी नोट है आप लोगों के लिए। 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा ने 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। तो याद रखिए 29 अगस्त 1947 और किसके द्वारा? सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति के गठन की पेशकश की गई और उस पेशकश को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा दोस्तों। 29 अगस्त 1947 को स्थापना होती है प्रारूप समिति की। अब इस प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? अब तक अपन संविधान सभा के ऊपर कल भी अपने चर्चा की और आज भी लगभग 35-40 मिनट से अपन चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा को लेकर, लेकिन अब तक इस भारतीय संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उस महत्वपूर्ण शख्सियत का अब तक जिक्र नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनके द्वारा इतना बेहतरीन संविधान बनाया गया, जिनके नेतृत्व में इतना शानदार संविधान बनाया गया। अब तक इनका जिक्र क्यों नहीं? दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए मुस्लिम लीग की सीट से। जैसे ही देश आजाद हुआ और पूर्वी बंगाल जब पूर्वी पाकिस्तान बन गया तो जाहिर सी बात है सीट खाली करनी पड़ी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर बंबई प्रेसिडेंसी की जो पूना सीट थी वो रिक्त करवाई गई, जिस सीट पर उस वक्त हुआ करते थे एमआर जयकर। एमआर जयकर की वह सीट रिक्त करवाई गई और वहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा पहुंचते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभापति इस प्रारूप समिति के। अन्य सदस्यों के बारे में अगर अपन बात करें तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी। दोस्तों यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ लिया गया कि मूलतः कांग्रेसी एकमात्र प्रारूप समिति के सदस्य आपके के एम मुंशी।
24 सदस्य संख्या रह जाती है जब मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है संविधान सभा का। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अक्सर उठता भी होगा कि सर 389 जब कुल सदस्य संख्या थी और संविधान सभा ने जब इसका बहिष्कार कर दिया तो 324 किस बेसिस पर रहा? क्योंकि 389 में से अगर अपन 73 निकालते हैं तो 216 बचता है। 316 बचता है, जबकि आप कह रहे हैं कि 324। दोस्तों, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक महत्वपूर्ण सदस्य आपके मोहम्मद सादुल्ला ये अंतिम समय तक संविधान सभा के सदस्य रहे, जो मुस्लिम लीग से ही चुनकर आए थे। दोस्तों, एन माधवराव पहले बीएल मित्र सदस्य थे संविधान सभा के, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद एन माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। टी कृष्णमाचारी जो 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बनते हैं। तो दोस्तों, ये 7 सदस्य प्रारूप समिति के। स्क्रीन पर देखिए आप लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के सभापति थे, आपके के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी और मोहम्मद सादुल्ला। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। ऐसा कहते हैं कि जो चीजें देखते हैं अपन वो मच बेटर याद रहती हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तमाम जो सदस्य आपके सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, एन गोपाला स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णमाचारी, एन माधवराव और कृष्णा स्वामी अय्यर। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, प्रारूप समिति के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तमाम जो लगभग 60 देश थे, उन 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन संविधानों में जो भी बेस्ट मटेरियल था, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जिन प्रावधानों के चलते हिंदुस्तान में एक शानदार शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती थी, उन सारे कंटेंट को दोस्तों लिया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संविधान सभा के दोस्तों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, जहां पर स्टूडेंट अक्सर गलतियां करते हैं कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? अगर कुल अधिवेशनों की बात आती है, कुल अधिवेशनों से संबंधित क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है दोस्तों, तो उसमें आपको जवाब देना है 12। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, तो आप लोगों को जवाब देने हैं 11। फिर ये एक अधिवेशन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन आयोजित किया जाता है संविधान सभा का फाइनली। तो ये 1+11 कुल 12 अधिवेशन संविधान सभा के। बैठकों की अगर आप बात करें अपन, तो कुल बैठक 166, 166। अब इसको भी अपन 1+165 में डिवाइड करते हैं दोस्तों। 165 बैठकें हुई संविधान के निर्माण में। 26 नवंबर 1949 तक 165 बैठकें हो चुकी थी। फाइनली जो एक बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई दोस्तों। तो कुल अधिवेशन 12 और कुल बैठक 166। अगला, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए दोस्तों। यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। ये जो डेट है दोस्तों, ये आत्मसात कर लीजिए आप लोग। इन डेट्स को अच्छे तरीके से याद कीजिए दोस्तों आप। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच प्रथम वाचन होता है। दूसरे वाचन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन होता है भारतीय संविधान का। अगर तीसरे वाचन की दोस्तों मैं बात करूं तो तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक।
आगे बढ़ते हैं अपन। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की क्या भूमिका रहने वाली है? आरएस मेंस में दोस्तों यहां से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जब देश आजाद हो गया तो देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा की क्या भूमिका रह गई दोस्तों? पहली भूमिका की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा स्थापित की गई थी, वो संविधान सभा एक संप्रभु संस्था के रूप में स्थापित हो गई। अब आप कहेंगे संप्रभु संस्था के रूप में कैसे? क्योंकि दोस्तों जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था तो वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर गठन किया गया था। कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुशंसित कैबिनेट मिशन के द्वारा उस संस्था का गठन किया गया था। लेकिन जब देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को तो यह संस्था संप्रभु हो गई, सॉवरेन हो गई। तो कहीं ना कहीं बाध्यता खत्म हो गई संविधान सभा की कि ब्रिटिश इशारों पर, ब्रिटिश सरकार के आदेशों के आधार पर जो काम किए जा रहे थे वो सारी बाध्यताएं समाप्त हो गई दोस्तों। अगली भूमिका के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा दोहरी भूमिका में आ गई। आप लोग कहेंगे दोहरी भूमिका से क्या मतलब है? दोहरी भूमिका से क्या मतलब है दोस्तों? एक कार्य तो पहले किया जा रहा था संविधान के निर्माण का, अब देश अगर स्वतंत्र हो चुका है, हम बाह्य मामलों के लिए तो अभी भी ब्रिटेन के अधीन थे। अपन चर्चा करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आधे अधूरे आजाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो गया तब तक हम ब्रिटेन के अधिराज्य थे, डोमिनियन स्टेट थे। तो एक जो कार्य था जो संविधान के निर्माण का वो तो चल रहा था। अब देश जब आजाद हो गया तो हमारी जो आंतरिक व्यवस्थाएं थी, जो आंतरिक शासन व्यवस्था थी, उसको प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए कानून के निर्माण भी जरूरी था दोस्तों। जब संविधान के निर्माण के संदर्भ में संविधान सभा की बैठक होती थी दोस्तों, तो उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा की जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा की जाती थी। लेकिन जब कानून निर्माण के संदर्भ में संविधान सभा बैठती थी तो इस संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी, फटाफट नाम बताइए आप लोग, किसके द्वारा की जाती थी? गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा, जीवी मावलंकर के द्वारा, गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती थी दोस्तों। वही गणेश वासुदेव मावलंकर जो लोकसभा के पहले प्रो टाइम स्पीकर बनते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। संविधान सभा के साथ साथ विधान मंडल के रूप में भी कार्य किया, कानूनों के निर्माण के संदर्भ में भी कार्य किया दोस्तों। तीसरी भूमिका के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो जैसे ही देश आजाद हो गया संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई दोस्तों 299, 299। 299 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से। फैक्ट है दोस्तों, रटना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों आप लोगों के साथ। संविधान सभा के द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्वीकार किया गया। पीछे अपन डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। वापस से इस सेंटेंस को यहां लाने का जो उद्देश्य है दोस्तों वो यही है कि ये हमारा राष्ट्रगान और ये राष्ट्रगीत जन गण मन और ये वंदे मातरम, बड़ा खूबसूरत छायाचित्र जो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट्स के संदर्भ में अगर अपन बात करें, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक लगभग 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक 12 अधिवेशनों सहित भारत का संविधान अस्तित्व में आया। और एक और महत्वपूर्ण नोट दोस्तों आप लोगों के समक्ष, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 तक, जब तक लोकसभा के राज्यसभा के चुनाव संपन्न नहीं हो गए, तब तक संसद के रूप में कार्य किया, अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। जो भी नए कानूनों के निर्माण थे वो इसी संविधान सभा के द्वारा किए गए दोस्तों। अब मैं आप लोगों के फैक्ट्स लेता हूं, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं। प्रियंका राजपूत जी कह रहे लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे प्रियंका जी। मोहनलाल सैनी, एक पहला संविधान संशोधन, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला संविधान संशोधन इसी संविधान सभा के द्वारा किया गया दोस्तों। डी तेज गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनु मोहन, महेश चंदेल, रिंकू गुर्जर, प्रियंका फौजदार, दादा ठाकुर, माया धाबाई, सब लोग दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। महेश चंदेल जी कह रहे हैं गुरुजी संविधान को कार्बन कॉपी क्यों कहते हैं? महेश चंदेल जी, कार्बन कॉपी तो अपन नहीं कहेंगे इसको, कुछ आलोचक इस संदर्भ में कहते हैं, क्रिटिसिज्म आगे पढ़ेंगे अपन संविधान सभा के संदर्भ में। कुछ आलोचकों का मानना है कि अलग अलग जो देशों के जो संविधान हैं, उन संविधानों से महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उनको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया भारतीय संविधान में। सोच के देखिए दोस्तों, एक बात मुझे आप लोग बताइए, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में कोई बहुत अच्छा गुण है और अगर उस गुण को अपन अपना लेते तो उसमें बुराई कहां है? अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में कोई अच्छा गुण है तो उस गुण को अपने आप में अपनाने में, अपने में समाहित करने में क्या नुकसान है दोस्तों? बहुत बेहतर बात है कि अगर अलग अलग देशों में बहुत अच्छे कंटेंट अगर व्याप्त थे तो उन कंटेंट को अगर भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया तो दोस्तों बहुत बेहतरीन बात है, ये गलत नहीं है। संविधान सभा की जो रिमेनिंग स्टोरी है उसको लेकर के तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।